नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बेहद आपत्तिजनक बयान से, जहां आरएसएस पर सवाल उठाने पर प्रियांक खड़गे को दलित कहकर ताना मारा गया है। बीजेपी सांसद के इस बयान से डी राजा और कांग्रेस नेता भड़क उठे हैं। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने चल रहे ऑपरेशन टाइगर के बीच भावुक होकर अध्यक्ष पद छोड़ने का दांव खेल दिया है, तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि पूरी फिल्म अभी बाकी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रंप ने एक बयान से मेलोनी और एक बयान से मोदी दोनों को घेर दिया है और यूएन की बैठक में इजरायली राजदूत ने महिला अधिकारी को सरेआम चिल्लाकर कहा, चुप रहिए। बुलेटिन में इन खबरों के साथ देश और दुनिया की जरूरी खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेंगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल। आप हमारा ये बुलेटिन भी सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़ें उस सच के साथ जो आपसे सीधे सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर उठाए सवाल तो भड़के बीजेपी सांसद, कहा दलित को क्या मतलब है। बागी सांसद से भावुक हुए उद्धव ठाकरे, बोले अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हूं। ट्रंप ने की मोदी की तारीफ, बोले पहले भारत अमेरिका से ज्यादा फायदा उठाता था। ट्रंप ने मेलोनी पर दिया अपमानजनक बयान, अब इटली के विदेश मंत्री ने दौरा रद्द किया। यौन हिंसा रिपोर्ट पर भड़के इजरायली राजदूत, यूएन अधिकारी से बोले चुप रहिए। अब शुरुआत करते हैं आरएसएस पर प्रियांक खड़गे के सवालों के बाद भड़के बीजेपी सांसद के आपत्तिजनक बयान से। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर और कागजों पर सवाल उठाए, तो बीजेपी की ओर से अब सीधे जाति पर अटैक हुआ है। बीजेपी एमपी रमेश जिगाजिनगी ने कहा, एक दलित आदमी को आरएसएस से क्या मतलब। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस से टकराता है जो, वो बच नहीं पाता है। इसके बाद मामला और गर्म हो गया। जिगाजिनगी ने कहा कि प्रियांक खड़गे को लोगों के लिए काम करना चाहिए और आरएसएस से विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल प्रियांक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने संगठन की फंडिंग और पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। इसी पर विवाद आगे बढ़ गया। वहीं प्रियांक खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने पूछा है कि क्या आरएसएस से डरकर ये बातें कही गई हैं। खड़गे ने सवाल उठाया है कि क्या आरएसएस कोई आतंकवादी संगठन है जो सवाल पूछने वालों को खत्म कर देता है। उन्होंने कहा वो धमकियों से नहीं डरते हैं और उन्हें सिर्फ नैतिकता का डर है। प्रियांक खड़गे ने कहा कि उनका पत्र सिर्फ पारदर्शिता से जुड़ा था, उसमें जाति का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि जब हर संस्था को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तो आरएसएस पर अलग नियम क्यों हों। कांग्रेस नेता सुप्रेश नेत ने कहा कि आरएसएस से कागज क्या मांग लिए, बीजेपी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये है इसकी असली सोच। एक दलित का आरएसएस से क्या लेना देना है, ये बयान है। यह है उनके मन में दलितों के लिए घृणा। अब इस बयानबाजी ने राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी सांसद रमेश के प्रियांक खड़गे पर हमले को लेकर सीपीआई नेता डी राजा भी बोले। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बयान से दलितों के प्रति सोच सामने आ गई और ये विवाद अब और गहरा हो गया। उन्होंने कहा ये सोच बराबरी नहीं, ऊंच नीच पर आधारित है। डी राजा ने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी दलितों के सवालों से असहज हो जाते हैं और चाहते हैं कि हाशिए के लोग चुप रहें। उन्होंने कहा कि संविधान सभी को सवाल पूछने का अधिकार देता है, किसी को भी डराकर चुप नहीं कराया जा सकता है। डी राजा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की ताकत उनके साथ है और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बराबरी, सम्मान और न्याय के लिए उठने वाली आवाजें नहीं रुकेंगी और किसी धमकी से दबेंगी भी नहीं। इस बयान के बाद दलित अधिकारों और आरएसएस की भूमिका पर बहस और तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वोट देने के अधिकार की याद दिलाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ पर चलना भी मौलिक अधिकार है। इस फैसले का जयराम रमेश ने स्वागत किया, साथ ही कहा, लेकिन इसके साथ उन्होंने सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा ये लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है। उनके मुताबिक देश का लोकतंत्र मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उद्धव ठाकरे ने अब भावुक होकर कहा कि अगर पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है तो वो अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हैं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे भावुक नजर आए। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीधी बात की। उन्होंने कहा कि अगर बागी सांसदों के आरोप सही लगते हैं तो वो अभी पद छोड़ देंगे। उद्धव ने कहा कि बस एक बात का ध्यान रखना, शिवसेना
चोरों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा अगर वो चुनाव नहीं लड़े तो भी क्या साथ देंगे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह राजनीति हो रही है उससे लोकतंत्र पर खतरा बढ़ रहा है। उद्धव ने कांग्रेस में विलय की अटकलों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि 30 साल बीजेपी के साथ रहने के बाद भी पार्टी नहीं मिली, फिर कांग्रेस में जाने की बात क्यों कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा दावा किया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि जो दिखा वो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। शिंदे ने खुद को बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा का असली वारिस बताया। उन्होंने कहा कि वारिस खून से नहीं बल्कि विचारों से तय होता है। दरअसल चर्चा है कि शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे गुट में जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा में उद्धव गुट के सांसद 9 से घटकर 3 रह जाएंगे। पार्टी ने इन सांसदों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पिछले 4 साल में ये दूसरा बड़ा झटका होगा। इससे पहले 2022 में एकनाथ शिंदे अपने साथ 40 विधायक ले गए थे। उसी बगावत ने महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया था। शिवसेना यूबीटी के सांसद ओमराजे निंबालकर ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वो अंदर से टूटे हुए महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, रविवार या सोमवार को स्थिति साफ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी एकनाथ शिंदे से मुलाकात तय नहीं है, पहले वो अपने क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे। इसी बीच उनके पिता के हत्या मामले का फैसला भी आने वाला है। उनके पिता पवनराजे निंबालकर की 2006 में हत्या हुई थी। इस मामले में सीबीआई अदालत द्वारा शनिवार को फैसला सुनाया जाएगा। ओमराजे ने कहा कि परिवार 20 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने साफ किया कि उनका राजनीतिक फैसला अदालत के फैसले पर निर्भर नहीं होगा, पहले वो अपने लोगों की राय जानेंगे। फिर उन्होंने अपनी परेशानी भी बताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर काम करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। उनके मुताबिक विकास के लिए फंड नहीं मिल रहे हैं, गांव की सड़क तक बनवाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि लोग काम चाहते हैं और उनकी उम्मीदें उनसे जुड़ी हैं, लेकिन सत्ता में नहीं होने से काम रुक रहे हैं। ओमराज ने कहा कि पहले भी विपक्ष में वो रहे हैं, लेकिन हालात कभी इतने खराब नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि इस बार फंड पूरी तरह रोक दिए गए हैं, इसी वजह से वो खुद को मजबूर महसूस कर रहे हैं। टीएमसी में बगावत के मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी का पक्ष रखा और बागी सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अभिषेक ने कहा कि टीएमसी के 20 सांसदों का दावा संविधान और दल बदल कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष इन सभी सांसदों के खिलाफ 20 अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं भी दाखिल की। स्पीकर से मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर बागियों में जरा भी नैतिकता और ईमानदारी बची है तो इन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर जनता के बीच जाकर नया जनादेश लेना चाहिए। अब सबकी नजर लोकसभा अध्यक्ष के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि यह फैसला टीएमसी में जारी सियासी संकट की दिशा तय कर सकता है। खबरें अभी और भी है जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरी खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि सत्य हिंदी को जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो आप बुलेटिन में आगे देखिए। अब मोबाइल बताएगा सामने वाला अपराधी है या नहीं। ट्रंप ने की मोदी की तारीफ, लेकिन बोले भारत खुश नहीं। मेलोनी ने ट्रंप को घेरा, भारत में मोदी घिरे। और यूएन बैठक में इजरायल और अधिकारियों में तीखी बहस। अब पुलिस के लिए अपराधियों की पहचान करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि एक नया मोबाइल ऐप पुलिस के हाथ में आ गया है। इससे कुछ ही सेकंड में किसी का आपराधिक रिकॉर्ड पता चल सकेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने अभिज्ञान नाम का नया ऐप लॉन्च किया। यह ऐप राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट डेटाबेस से जुड़ा हुआ है। इस डेटाबेस में करीब 1,30,00,000 आरोपियों और दोषियों का रिकॉर्ड मौजूद है। पुलिस अब पोर्टेबल स्कैनर से अंगूठे के निशान ले सकेगी। इसके बाद मोबाइल पर ही रिकॉर्ड चेक हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया में करीब 35 सेकंड लगेंगे, यानी सड़क पर चेकिंग के दौरान भी संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सकेगी। पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा कि व्यक्ति किसी मामले में फरार है या नहीं। अभी तक ये सुविधा सिर्फ पुलिस थानों के खास कंप्यूटर्स में ही मौजूद थी। इसके लिए लोगों को थाने ले जाना पड़ता था, लेकिन अब ये काम मौके पर ही हो सकेगा। ऐप में 2 स्तर की सुरक्षा भी दी गई है। अमित शाह ने कहा कि इससे पुलिस की सुरक्षा भी बढ़ेगी, क्योंकि खतरनाक अपराधियों की पहचान तुरंत हो जाएगी। उन्होंने बताया कि डेटाबेस में नशा तस्करों और मानव तस्करों के मामलों का रिकॉर्ड भी है। साथ ही जेलों का बड़ा डेटा भी इसमें मौजूद है।
ट्रंप ने मोदी की तारीफ की है, लेकिन साथ ही कहा कि भारत अब ज्यादा खुश नहीं है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मोदी समझदारी से युद्धों से दूर रहते हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और मोदी उसके मजबूत नेता हैं। इसके बाद ट्रंप ने व्यापार की बात छेड़ी। उन्होंने कहा कि अब भारत और अमेरिका के बीच निष्पक्ष कारोबार हो रहा है। हालांकि उन्होंने पुराने व्यापार समझौतों पर तंज भी कसा। ट्रंप ने कहा कि पहले भारत अमेरिका से ज्यादा फायदा उठाता था, लेकिन उसके लिए उन्होंने भारत को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उस समय अमेरिका के नेताओं की नीतियां कमजोर थी। ट्रंप ने कहा कि अब दोनों देशों के बीच काफी कारोबार हो रहा है। हालांकि भारत पहले जितना फायदा नहीं उठा पा रहा है, वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं है। वो पहले बहुत बेहतर करते थे। इसके साथ ट्रंप ने एक बार फिर मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी एक महान नेता है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं। ट्रंप के इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर टिप्पणी के बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया। इसके साथ ही ट्रंप और मेलोनी, जो कभी करीबी माने जाते थे, अब आमने सामने दिख रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनसे फोटो खिंचवाने की गुहार लगा रही थी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सिर्फ तरस खाकर तस्वीर खिंचवाई। यह बयान सामने आते ही इटली में नाराजगी फैल गई। जॉर्जिया मेलोनी ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की बातें पूरी तरह झूठी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता अमेरिका अपने सहयोगियों से ऐसा व्यवहार क्यों करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप अपने विरोधियों के मुकाबले सहयोगियों पर ज्यादा सख्त दिखते हैं। मेलोनी ने कहा, ट्रंप को एक बात याद रखनी चाहिए, इटली किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। इसके बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी भी नाराज हो गए। उन्होंने अमेरिका का तुरंत दौरा रद्द कर दिया। उनकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात होनी थी, लेकिन अब ये कार्यक्रम भी रद्द हो गया। वहीं बाद में ट्रंप ने अपने बयान को और तेज कर दिया। उन्होंने कहा उन्हें मेलोनी की इस दोस्ती की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान युद्ध के दौरान इटली ने पूरा साथ नहीं दिया। यही बात दोनों नेताओं के बीच दूरी की वजह बनती दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि मेलोनी को ट्रंप का सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगी माना जाता था। दोनों कई मुद्दों पर एक जैसी सोच रखते थे, लेकिन ईरान युद्ध में मेलोनी की दूरी ने रिश्तों में खटास बढ़ा दी है। अब ये विवाद अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती दरार का नया संकेत माना जा रहा है। मेलोनी के ट्रंप को करारा जवाब देने के बाद भारत में पीएम मोदी घिर गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेलोनी का वीडियो शेयर कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे जवाब देते हैं ट्रंप को, कुछ सीखिए। भीगी बिल्ली बन के नहीं बैठते उनके सामने, देश की बेइज्जती नहीं करवाते। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि 3 भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिका ने न माफी मांगी न कोई पछतावा जताया। आखिर भारत सरकार की प्रतिक्रिया इतनी खामोश क्यों है? सोशल मीडिया पर मेलोनी का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग मेलोनी के जवाब की तारीफ भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इजरायल और यूएन अधिकारियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। मामला इतना बढ़ा कि बैठक के दौरान ऊंची आवाज में बहस होने लगी और सबके सामने माहौल तनावपूर्ण हो गया। न्यूयॉर्क में एक सार्वजनिक कार्यक्रम चल रहा था। ये कार्यक्रम युद्ध के दौरान यौन हिंसा पर केंद्रित था। इसी दौरान इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने यूएन अधिकारियों प्रेमिला पैटर्न पर निशाना साधा। उन्होंने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया। डैनन ने कहा कि उनकी रिपोर्ट में इजरायल को गलत तरीके से बदनाम किया गया है। उन्होंने प्रेमिला पैटर्न से इस्तीफा भी मांग लिया। तभी यूएन की दूसरी अधिकारी वनेसा फ्रेजर बीच में बोल पड़ी। उन्होंने कहा कि निजी हमले नहीं होने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उनकी रिपोर्ट पक्के सबूतों पर आधारित है, लेकिन ये बात सुनकर डैनन और नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं और आप यूएन के कर्मचारी हैं, इसलिए अब आप चुप रहिए। आप चुप रहिए और अपनी शर्मनाक रिपोर्ट के साथ चुप रहिए। दरअसल यूएन की हालिया रिपोर्टों में इजरायल का नाम काली सूची में डाला गया है। इन रिपोर्टों में बच्चों और यौन हिंसा से जुड़े आरोपों का जिक्र किया गया है। इजरायल पहले ही इन रिपोर्टों का विरोध करता रहा है। पिछले महीने भी उसने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर निशाना साधा था। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने तो यूएन प्रमुख से भी सभी रिश्ते खत्म करने की बात कही थी। इजरायल और हिजबुल्लाह ने आखिरकार युद्ध विराम पर सहमति बना ली। इससे पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बड़ी राहत मिली, क्योंकि लेबनान में ताज़ा हमलों ने हालात फिर बिगाड़ दिए थे। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्ष मान गए। इसके लिए इजरायल और ईरान से भी बातचीत की गई। स्थानीय समय के अनुसार शाम 4 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया। इससे पहले लेबनान में हुई हिंसा ने समझौते पर खतरा खड़ा कर दिया था। इसी वजह से स्विट्जरलैंड में होने वाली अहम वार्ता भी टल गई थी। इस बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल होने वाले थे। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.